संघर्ष का समय तो सबके पास आता है, लेकिन जीतता वही है जो वहाँ ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका विश्वास टूट जाता है, जो बिखर जाते हैं, जो मरने तक की भी सोच लेते हैं, लेकिन फिर भी जिस पर बाबा की कृपा हो जाती है, बस एक रहम नज़र, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक, फिर तो वो खुद भी चाहकर अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो इंसान विजेता बन जाता है। बाबा के ये प्यारे बेटे जिन्होंने एक बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करी थी, इनके माता पिता ने इन्हें संस्कार, शिष्टाचार वगैरह वगैरह सिखाया था। पूजा पाठ में ज़्यादा रुचि तो नहीं थी, पर इतना ज़रूर था कि हाँ, जो भी भगवान थे उन्हें प्रणाम कर लेना, इतना बस रहता था। बाकी अपने कर्म को ये अपना पूजा समझते थे। और इनके बहुत अच्छे काम करने के कारण इन्हें विदेश में प्लेसमेंट भी मिल गया था और वहाँ ये अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे। इनका प्लान कुछ ऐसा था कि कुछ साल वहाँ रहने के बाद वापस अपने देश इंडिया आ जाना है। इससे ये होगा कि इनका एक अच्छा खासा इकोनॉमिकली ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एंड उसके बाद इंडिया में आकर वापस हमेशा के लिए सेटल हो जाएंगे, ताकि अपने लोग भी नहीं छूटे और थोड़ा अपना करियर में प्रोग्रेस भी हो जाए। प्लस कुछ साल अगर बाहर की एक्सपीरियंस है तो वो इनके करियर, इनके प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा ऐड ऑन करेगा। इन्हीं ख्यालों के साथ ये गए एंड अभी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, पर शायद किसी की नज़र लग रही थी। क्योंकि क्या था कि इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, तो जहाँ भी जाते ना, अपने फैमिली, अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेकर आते। करना चाहिए, अपने परिवार को बिल्कुल करना चाहिए, पर उन लोगों को करना चाहिए जो उसकी कीमत समझे, जो बदले में आपसे ईर्ष्या करे, फिर चाहे वो कितने ही आपके अपने क्यों ना हो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए। वो काम इन्होंने नहीं किया था। अपना है समझ कर इनका चल रहा था। खैर, जब इनकी शादी का समय आया तो जिससे इनकी शादी की गई वो उतना इनके लेवल का तो एजुकेशन उनका बिल्कुल नहीं था, पर क्योंकि दिल्ली की रहने वाली थी और अच्छी थी, फैशनेबल थी, देखने में भी सुंदर थी, प्लस उनका अपना कुछ कुछ छोटा छोटा कुछ फैशन वगैरह से जुड़ा हुआ ही काम चल रहा था, तो वो भी अर्न कर लेती थी। एंड क्या था कि उनका जो प्रोफेशन था फैशन डिज़ाइनिंग वाला, वो जो है इनके फॉरेन में भी सूट कर जाता। तो इसलिए इन्होंने, क्योंकि इन्हें रिश्ते बहुत अच्छे अच्छे आए थे, कुछ बहुत अच्छे अच्छे बैंकर्स, ये सब के भी रिश्ते आए थे, पर ये उसके लिए तैयार इसलिए नहीं हो रहे थे कि ये नहीं चाहते थे कि अगर किसी से इनकी शादी हो जाए उसके कारण उस लड़की का नौकरी छूट जाए। काइंड ऑफ ये वो इंसान नहीं थे जो किसी को बस, मतलब ये सहारा ऑलवेज़ देने के लिए, ऑलवेज़ रेडी टू लव, बट वो ये भी चाहते थे कि वो खुद भी अपने पाँव पर खड़ी रहे, उसे खुद भी अपने ऊपर विश्वास हो, गर्व हो। पर इन्हें कहाँ पता था कि वुमेन एम्पावरमेंट का क्या असर इनके ज़िंदगी में होने वाला है। ये तो बस ये चाहते थे कि जब मैं ऑफिस जाऊं तो पीछे घर में बैठकर वो सिर्फ सफाई नहीं करे, वो भी अपने करियर में ग्रो करे, कि जब हम वापस इंडिया आए तो फिर उसके लिए भी एक बहुत अच्छा सा स्टेज रेडी हो जाए। बिकॉज आपके पास इंडिया में अच्छे अच्छे कंट्रीज़ का अगर कुछ डिग्री है या कुछ काम है तो आपकी वेटेज ज़्यादा हो जाती है। इनका ये सोचना था। देखिए किस्मत का खेल क्या होने वाला था। कुछ लोग हद से ज़्यादा अच्छे होते हैं और कुछ लोग हद से ज़्यादा बुरे होते हैं, और जब इनका संगम होता है ना तो बॉम्ब ब्लास्ट होता है। जिन श्रीमती जी से इनकी शादी करा दी गई थी, अब वो अच्छी, देखने में अच्छी, बातें भी बहुत अच्छी अच्छी कर लेती। शुरू के 5-6 महीने तो बहुत अच्छे से अपने ससुराल में रहीं और सारा सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। तब तक वेट करती रहीं जब तक उनका वीज़ा वगैरह रेडी नहीं हो जाता फ़ॉरेन जाने का। एंड एक बार उनका वीज़ा, पासपोर्ट सब रेडी हो गया, फिर अपने हस्बैंड के साथ वो फ़ॉरेन चली गई। शुरू के कुछ महीने, लगभग 1 साल तक बहुत अच्छे से वो लोग रहे। इस लड़की ने जो जो बोला
वो उन्होंने किया। एंड इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि वो शायद एक्स्ट्रा डिमांडिंग होती जा रही है, और उन्हें बस ये था कि हर दिन सेलिब्रेट करना, हर दिन गिफ्ट्स मिले, हर दिन कोई प्रपोज़ करे, हर दिन इन्हें रोज़ मिले, हर दिन ये हो, हर दिन वो हो। पर हर दिन एक ही चीज़ नहीं की जा सकती, और उनके डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट्स कुछ और ही थे। अभी तक जो इन्हें लग रहा था कि ये लड़की मेरे साथ यहाँ रहकर फ़ायदा उठाएगी, शहर का फ़ायदा उठाएगी और अपने करियर ग्रोथ में भी खुद को आगे करेगी, पर इनका इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं था। इन्हें घर बैठे रहना ज़्यादा पसंद था। पता नहीं कोई ऑनलाइन काम करती थी जिसमें बहुत थोड़ी सी सैलरी मिलती थी, फिर भी इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। ही वॉज़ लाइक ठीक है, अगर ये कंफर्टेबल है, इसे इतना ही करना है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन कहानी तब ट्विस्ट होने लगी ना, जब ये सुबह जाते, रात को घर आते और पूरे दिन वहाँ अकेले सॉरी, वो जो इनकी वाइफ है वो पूरे दिन घर पर रहती, लेकिन एक चम्मच भी नहीं हिलाती। सुबह जाने से पहले इनसे काम करवाती, आने के बाद भी, इनके आने के बाद तब दोनों मिलके काम करना शुरू करते। ऐसे होने लगा। ये उम्मीद नहीं करते थे कि वो सारा सब कुछ करके रखे, पर जब ये कोई काम करती नहीं है तो पूरे दिन करती क्या है? थोड़ा बहुत तो कोई कर सकता है, कम से कम रात का खाना तो बना सकती है। सुबह दोपहर का ये बना के ही जा रहे हैं, रात का बना देती, पर पता नहीं करती क्या है ये। खाना नहीं बनाएंगी, अगर किसी दिन इन्होंने बेड अरेंज करके नहीं गए हैं तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा। अगर टेबल टेढ़ा है तो वो टेढ़ा ही रहेगा जब तक ये सीधा नहीं करेंगे। तो फिर इन्होंने अपनी श्रीमती जी को टोका कि आप जो है थोड़ा बहुत अरेंज कर लिया करो घर को, मैं थक जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर करता हूँ, अगर आप थोड़ी सी मदद करोगे तो हम बहुत अच्छे से रह पाएंगे। तो शुरू शुरू में तो वो सर घुमा देती थी कि ठीक है कर दूँगी। फिर धीरे धीरे उनका असली चेहरा सामने आने लगा। एंड शी यूज़ टू बी लाइक, करना है तो करो, नहीं करना है तो ऐसे ही रहो, आई डोंट केयर, मैं नहीं करूँगी। अब उनका रूप यहाँ बदलना शुरू हो गया था। इन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि जब ये रात में सो जाते हैं उसके बाद भी वो उठ उठ कर कुछ तो करती हैं, कमरे में मौजूद नहीं रहती हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है, चीज़ें क्या हैं। ये सीधे साधे इंसान, इन्हें कुछ समझ नहीं आता था, जिसे कहते हैं ना बुद्धू, उस तरह इन्होंने जाकर पूछ लिया कि दिन भर तुम ऐसा कोई काम करती नहीं हो, तुम्हारी सैलरी कभी आती है, कभी कम आती है, कभी नहीं आती है, रात में कहाँ जाती हो, करती क्या हो, इतना मोबाइल में करती क्या हो जब तुम कुछ वैसा कर नहीं रही हो। कोई अपने मम्मी पापा से भी बात करेगा तो उसकी भी तो कोई सीमा है ना, ऐसा तो नहीं है कि 24 के 24 घंटे इंडिया में बैठे उनके मम्मी पापा उनसे बात करेंगे। करती क्या हो? मैंने तुम्हें बहुत दिन रात में उठकर जाते देखा है, बट आई डिड नॉट फॉलो यू बिकॉज आई ट्रस्ट यू। बट अब मुझे जानना है कि ये रात में उठकर किससे बात करती हो। तो ये कुछ चीज़ें इन्हें वियर्ड लगती थी। जितना वो इनकी श्रीमती जी कमरे से जाते समय ड्रेसअप करके आती थी, उसके आधे कपड़ों में लौट कर आती थी। तो ये चीज़ें इन्हें बहुत वियर्ड लगती थी। और भी कुछ चीज़ें थीं जिसके बारे में आई डोंट थिंक मुझे यहाँ पर इलैबोरेट करना चाहिए। तो ये सब इन्हें बहुत वियर्ड लगता था कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, मिल रहा है। फिर भी बेवकूफ़ इंसान जाकर पूछ दिया। उसके बाद इनकी श्रीमती जी का और निकल कर आना शुरू हुआ, नए नए चेहरे। तुम मुझ पर शक करते हो, तुमने मुझसे शादी ही इसलिए की थी, तुम्हें यही सब करना था, तुमने तो बस क्या कहते हैं उससे, डाउरी, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, दहेज ना, दहेज लेना था, वो तुमने ले लिया। एंड ही वॉज शॉक्ड, ये क्या बड़बड़ा रही है। मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा कि रात में कहाँ उठ के जाती हो, तो ये क्या रिप्लाई दे रही है। और अब धीरे धीरे इन्हें अपनी पत्नी का शादी के 2 साल होते होते सब समझ में आने लगा था
कि अगर इनसे इनके बारे में पूछो, इनके जॉब के बारे में ज़्यादा पूछो, थोड़ा बैठ जाओ इनके साथ, इनके पर्सनल क्वेश्चंस नहीं ज़्यादा होने चाहिए। अगर क्वेश्चन करना शुरू करो तो ये कैसे ना कैसे करके लड़ाई कर लेती हैं, और हर लड़ाई में यही धमकी रहता है कि तुमने मुझसे दहेज लिया है, मैं तुम्हें जेल में बंद करवा दूँगी। अब धमकी दे के इनको रखवाना शुरू की, अगर कुछ करोगे तो मैं पुलिस बुला दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। फ़ॉरेन में भी रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वहाँ के कानून भी, एज़ यू आर अवेयर, एंड ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत लोगों के साथ। ऐसी ऐसी वुमेन को देखकर शर्म आ जाता है। एक दिन इन्हें बहुत गुस्सा आया। इन्होंने कहा कि नहीं, आज तो तुम बताओ कि तुम करती क्या हो। जाती पूरे कपड़े में हो, आती आधे कपड़ों में हो, दिन भर फ़ोन चलाती हो, यहाँ कुछ ऐसे सामान मिल रहे हैं, ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, ये सब क्या है, हो क्या रहा है। तो उस दिन ना इनकी वाइफ ने बहुत ड्रामा कर दिया, अपने फादर को फ़ोन लगाया, उनको बोला कि ये ऐसे वैसे मेरे पर शक कर रहा है, नहीं मुझे मारा है, कुछ गलत चीज़ें। वैसे भी अपने पेरेंट्स के मन में अपने हस्बैंड को लेकर सिर्फ बुरी बातें इन्होंने कही थी। पूरा ब्रेन जो है वो पेरेंट्स का दूसरे तरफ घुमा रखा था। तो काइंड ऑफ पेरेंट्स को ये लगता था कि मेरी बेटी बहुत टॉर्चर होके बहुत एडजस्ट करके रह रही है। और इनके जो पेरेंट्स थे उसके सामने भी उन्होंने वही कर रखा था कि मेरा जो बेटा है ये शादी के बाद बहुत बदल गया है, पहले वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता था, आज वुमेन की इज़्ज़त नहीं कर रहा है। मतलब इनका कोई था ही नहीं, अकेले हो चुके हैं। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। आई एम सो एबल टू रिलेट दिस स्टोरी। अभी बहुत लोग रिलेट कर पा रहे हो, ऐसी चीज़ें बहुत लोगों के साथ हो चुकी होंगी, इसीलिए आज ये कहानी सुना रही हूँ आप सबको। अब होता क्या है कि उस दिन के फादर गुस्से में बोले कि हाँ तुमने मुझसे ये लिया है, दहेज लिया, ये वो, और हम जो है तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये करेंगे वो करेंगे। और उनके पास दहेज वाले वीडियोग्राफी भी थी जो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिया था, इन्होंने नहीं मांगा था, इन्हें पैसे नहीं चाहिए थे। अब कोई अपने मन से अगर कुछ पैसे रख दे रहा है मना करने के बाद भी, उसका वीडियो बन जा रहा है। पर अब भाई वो दहेज का क्या है ना कि आप 1,000 रुपये लो चाहे 100 रुपये भी लो, एक बार ले लिया तो फिर सलाखों के पीछे होने के लिए आप एलिजिबल हो। चाहे वो आपने नहीं लिया, उसने अपनी मर्ज़ी से भी रखा हो, फिर भी बाद में वो उल्टा आप ही के खिलाफ एक एविडेंस हो जाता है। तो भैया कोई शादी करने वाला हो या किसी के घर पे होने वाला हो, तो सामने वाला चाहे कितना भी अच्छा ख़ानदान क्यों ना हो, पढ़े लिखे हो, जो भी हो, अगर कोई अपनी मर्ज़ी से दहेज नहीं भी दे, 10,000 रुपये भी रख रहा हो ना, उसका वीडियोग्राफी मत होने दीजिए। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि आज का समय ऐसा हो गया है ना कि आप सच्चे भी रहोगे ना, फिर भी उसको लोग एविडेंस में प्रूफ करने लगते हैं। और यही चीज़ इनके साथ हो रहा था कि हमारे पास वीडियो है, तुमने हमसे इतने लाख रुपए लिए, ये वो। अब इन्हें रोना है हर तरफ से, इसे क्या कर दिया इस लड़की ने, ये इसके साथ ढंग से रहना चाहते हैं, ये रहती नहीं है, अपने पेरेंट्स को भी भड़का दिया है, वो भी यही कह रहे हैं तुम इंडिया आओ, हम बताते हैं तुम्हें, ये वो हो तो हो क्या। और अब जब इन्होंने अपनी वाइफ की कुछ हरकतें देखनी शुरू की, अब इन्हें समझ में आने लगा था कि इसका कुछ चक्कर ख़राब चल रहा है। ये कुछ लोगों से बातें करती है, शायद कुछ लोगों से मिलती भी है, और कुछ चीज़ें कर रही हैं जो गलत है। और अब इन्हें अच्छे से समझ आ रहा था, क्योंकि अब इनकी पत्नी को लग रहा था कि इन्हें समझ में आने लगा है, तो अब खुल्लम खुल्ला जो करना है करो। ये होता कौन है, रोकेगा कौन, कैसे रोकेगा, बिकॉज शी इज़ अ वुमेन। बहुत सारे लॉज हैं इनके लिए, इस मैन को प्रूफ करना पड़ेगा बस। तो एक दिन हार कर ये जो है इन्होंने तय किया कि अब बस बहुत हो गया, इतनी मेहनत मैंने करी, इतना कुछ किया, पर इस लड़की को समझ में आता नहीं है, इसके माँ बाप भी पता नहीं कैसे हैं, क्या है। बहुत दुखित, बहुत हारा हुआ, बहुत निराश, बहुत नेगेटिव होकर उन्होंने तय किया कि वो अब सुसाइड करेंगे। ही इज़ गोइंग टू क्विट नाउ। अब उन्हें कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, और उन्हें पता था कि अगर वो कंप्लेन करेंगे पुलिस में तो
इनके खिलाफ एविडेंस दिखा दिया जाएगा जो सच्चा है ही नहीं, और फिर क्या है ना कि ये पूरी ज़िंदगी प्रूफ करते रह जाएंगे। तो वैसे तो ज़िंदगी इनकी भी बर्बाद होगी, इनके माँ बाप की भी हो सकती है, क्योंकि वॉयलेंस वगैरह का केस लगा दिया, कुछ कर दिया तो फालतू में माँ बाप भी जेल में रहेंगे, और इस लड़की को ज़्यादा कोई मतलब है नहीं, पैसे मिलते रहना चाहिए, काम ख़त्म है इसका। तो अपने माँ बाप बहन इन लोगों को बचाने के लिए इन्होंने सोचा कि अपने कारण सबकी ज़िंदगी क्यों ख़राब करूँ। सो ही डिसाइडेड टू क्विट। अब होता ये है कि जिस रात इन्होंने तय किया था कि जब ये कमरे से जाएगी तब मैं यहाँ ये करूँगा, उन्होंने सारी तैयारी रखी थी। कौन से क्या बोलते हैं उसको, कौन से हुक पे रस्सी बांध के कैसे करना है, सारी प्लानिंग हो गई थी। भाई साहब अपने इंजीनियर हैं तो इनसे एरर वेरर कुछ नहीं होता है, एकदम मतलब अप्रॉक्स नहीं, एप्रोप्रिएट काम करते, अप्रोक्सिएशन कुछ नहीं होता है। एकदम बढ़िया वाला काम होने वाला था। धागा का मेज़रमेंट, रस्सी की सब लेकर रखा हुआ था, सब सही था। खुद से फिक्स करके अटैच किया हुआ स्टूल, जो आई थिंक फर्नीचर्स में से पहला फर्नीचर था, आया था जब ये यहाँ विदेश आए थे खुशी खुशी, वही फर्नीचर इनका आखिरी तक साथ निभाने वाला था। अभी ये सारी चीज़ें इन्होंने तय कर ली थी। जैसे ही रस्सी निकाल कर ऊपर हुक में डालने के लिए हाथ इन्होंने उठाया, जैसे इन्होंने हाथ उठाया ना, इनके हाथ में ऐसा दर्द हुआ, ऐसा दर्द हुआ, इतनी ज़ोर का दर्द उठा कि वो हाथ, पता नहीं, ऐसा लगा कि कितने लोगों ने उसको पकड़ के पता नहीं नाखून गड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसा भयंकर पेन कि उनका हाथ गिर गया नीचे, और उस हाथ में अब जान नहीं थी। उस हाथ से मतलब वो हाथ निर्जीव, सिर्फ उसमें पेन, भयंकर पेन, और वो हाथ नहीं उठ रहा था। अब ये एक हाथ के सहारे हो गए, राइट हैंड काम नहीं कर रहा, अब सिर्फ लेफ्ट हैंड के सहारे हो गए। राइट हैंड से लिखते थे, सब कुछ करते थे, और अब ये राइट हैंड जो है ये इनका उठा नहीं। खैर इन्होंने पाँव से खींच के स्टूल को पीछे किया, और वो जो रस्सी थी उसको जैसे तैसे करके बेड के नीचे डाला, क्योंकि वो अपनी पत्नी को बताना नहीं चाहते थे कि ही वॉज डूइंग वॉट, वो कर क्या रहे थे। वो उन्हें भी अब ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। वो ना मतलब ये सब मोह माया ये सबसे ऊपर उठ गए थे, बहुत ऊपर, ऋषि मुनि बन गए थे। ही वॉज लाइक ठीक है, वो जो कर रही है करने दो, कोई बात नहीं, अब मैं ही जा रहा हूँ, वो खुश रहे वही ठीक है। उन्होंने सबको मतलब माफ़ कर दिया था, एंड अब बस ख़त्म करना था, इतना स्ट्रगल और नहीं हो सकता था उनसे। इसके बाद जो इन्होंने पाँव से स्टूल को पीछे किया तो आवाज़ आई ना, देन इनकी वाइफ वापस आई, आधे कपड़ों में ही, पर वापस आई। एंड जब वापस आई तो उन्होंने इनका चेहरा विकराल देखा। उन्होंने पूछा क्या हुआ तुम्हें, एंड ही सेड कि मेरे हाथ में बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है। और अब उनकी वाइफ जो है वो उन्हें हाथ उनका दबाना शुरू की, उनको मतलब बेड तक लेकर आई, बैठाई, गर्म पानी लेकर आया, हॉट वाटर बैग लेकर आई, जो बन पड़ा उस वक्त वो किया। एंड देन इमरजेंसी में एम्बुलेंस बुलाकर ये लोग हॉस्पिटल गए। एंड डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें हुआ क्या है। उन्हें भर्ती किया गया, एंड 2 दिन तक वहाँ उसी हॉस्पिटल में वो रहे। अब ये तो चाहते थे कि इनकी वाइफ इनकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट ले, पर इनकी वाइफ इंटरेस्ट लेती नहीं थी। हॉस्पिटल को पेमेंट करने का समय आया तो ये शर्मनाक बात है कि उन्हें, उनकी वाइफ को अपने हस्बैंड की पासवर्ड्स वगैरह नहीं मालूम थी। तो उन्हें आज पहली बार उनकी वाइफ को थोड़ा सा अकेला फील हुआ था इसी शहर में। आज तक बड़ी दबंग बने फिरती थी अपने हस्बैंड के सहारे कि कुछ भी होगा तो ये है ही, ये पैसा सप्लाई करेगा ही, कुछ भी करेगा ही, ये तो वैसे भी मेरे ऊपर मरता है। तो इसीलिए, बट आज यही इंसान जिसको बैकबोन समझती थी, आज बैकबोन हिल गया था। पहली बार थोड़ा डर गई थी, इतने समय में पहली बार उनकी आंखों में थोड़ा सा केयर इन्होंने देखा था। इसके बाद हॉस्पिटल के बिल्स पे कर दिए गए।
इन्हें घर ले आया गया, डॉक्टर को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, और डॉक्टर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए बोल रहे थे, तो इन्होंने तय किया कि वो इंडिया जाएंगे। इनकी स्थिति बहुत ख़राब, हाथ नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं, पेन भी पकड़ने की हालत नहीं। तो उसी हालत में फिर इन लोगों ने जल्दी जल्दी पैकिंग करी, एंड ट्रस्ट मी, इनकी वाइफ ने ही पूरी पैकिंग की, इन्हें काम तक नहीं करने दिया पहली बार। एंड पहली बार भगवान के सामने हाथ जोड़े कि इन्हें ठीक कर दो। और उसके बाद जो है टिकट्स बुक किए गए और ये लोग वहाँ से इंडिया आने वाले थे। अब ऐसा था कि मुंबई तक पहुँचने के बाद मुंबई से उन्हें जहाँ जाना था उसके टिकट्स अरेंज नहीं हो पा रहे थे, तो इन्होंने तय किया हम पहले मुंबई चले जाते हैं, वहाँ के हॉस्पिटल में ही दिखाकर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, फिर हम घर चले जाएंगे। एक बार इंडिया पहुँच जाओ तो बहुत मुश्किल नहीं है आपको कहीं भी जाना। तो अब ये लोग मुंबई आए, और मुंबई आने के बाद ये लोग एक होटल बुक किए और वहाँ रुक गए। अब होता ये है कि जैसे ही ये लोग उस होटल के अंदर आए, और जो वहाँ के मैनेजर थे जिन्होंने इन्हें वेलकम वगैरह किया, उन्होंने इनकी वाइफ की तरफ एक गज़ब सी नज़र से देखा। अजीब नज़र था वो, इन्हें भी अजीब लगा। एंड इनकी वाइफ पर के चेहरों पर अब जो क्वेश्चन मार्क्स थे वो अलग ही था। यहाँ ये अभी ट्रीटमेंट करवाने वाले थे, वहाँ इनकी वाइफ ने अपने फादर को बता दिया था कि मेरे हस्बैंड की हालत ऐसी हो गई है ना, मुंबई आ रहे हैं। और इनके फादर ने तय किया था कि आने दो, इस बार मैं उसे सीधा करता हूँ। इनकी वाइफ ने मना कर दिया था कि आप ऐसा कुछ मत करना, कोई सवाल जवाब मत करना, बिकॉज़ इनकी वाइफ को पता था कि वो गलत है। तो उन्होंने तो अपने पेरेंट्स को ही झूठ बोल रखा है। इन बिटवीन मैनेजर से जितनी बार कम्युनिकेशन होती, मैनेजर अलग ही तरह से इनकी वाइफ को देखता, जो इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इनकी वाइफ बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब जिस डॉक्टर से दिखाना था, उन डॉक्टर को मुंबई लौटने में अभी 1 दिन का और समय था। तो जो वहाँ पर इनके नोन फ्रेंड थे, बिकॉज़ इनका जो था वो कंपनी के कारण ये मुंबई में भी जॉब कर चुके हैं, बाद में ना फॉरेन गए थे। तो वहाँ पर जो एक इनके फ्रेंड थे, उन्होंने कहा तो एक बार शिरडी होकर आना, तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाथ का हालचाल बस वही था। तो ये और इनकी वाइफ जो है ये शिरडी जाने को फ्रेंड के कहने पर इन्होंने सोचा चलो होकर आते हैं, ये भी करके देखते हैं। जो इंसान इतना दर्द में था उसने शिरडी जाने का सोच लिया। इधर ये और इनकी वाइफ जो है ये लोग शिरडी गए, समाधि दर्शन करा करके बाहर आए। सॉरी, वो बीच में मैं खुद ही डिसकंटिन्यू की थी, वापस प्ले कर रही हूँ। तो मैं आई गेस वहाँ पर थी कि अभी वो समाधि मंदिर का दर्शन किए, उसी दर्द वाले हालत में कुछ तो इन्हें खिंचाव महसूस हुआ, जो बाबा के पास जाकर आम तौर पर जो बाबा के बच्चे होने वाले होते हैं उन्हें महसूस होता है। कुछ बहुत अलौकिक इन्हें महसूस हुआ उस समाधि मंदिर में, और ऐसा लगा ना कि पता नहीं अंदर का सारा दुख निकल गया है। उसी दर्द वाले हाथ के साथ ये लोग निकले। एंड देन अगले दिन जैसे समाधि मंदिर के बाहर आए, इनके इन लॉज का फ़ोन आया कि अभी के अभी आप मुंबई आए। इस बार शब्द बदले हुए थे पर आवाज़ में कड़ाई थी। बीच में तुम करके बात करने लगे थे, पर आज कह रहे थे अभी के अभी आप मुंबई आइए मेरी बेटी के साथ। इन्हें भी समझ नहीं आया क्या हुआ, इनकी वाइफ को भी समझ में नहीं आया। और इनकी वाइफ जो है वो भी हड़बड़ा गई कि पता नहीं क्या हुआ, शायद पापा जो है अब इन्हें डांटेंगे, लड़ाई होगी, मारपीट भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने तो, इनकी वाइफ ने तो अपने पति के जो उनका कैरेक्टर है उसका विपरीत बता रखा था, और अपने फादर को ये बता दिया था कि वो कितना टॉर्चर कर रहे हैं और किस तरह इन्हें सता रहे हैं और कैसे इनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। हकीकत कुछ और ही था। लेकिन इनके फादर इन लॉ इस तरह कड़क कड़क के फ़ोन करके 2-3 बार कॉल आ गया उनका कि बाद में साईं बाबा होते रहेंगे, पहले आप मुंबई आइए।
कि ये लोग डर गए और उस दिन समाधि मंदिर से जब निकला तो इन लोगों ने कुछ नहीं खाए, बिना खाए पिए टैक्सी ली। पता नहीं क्या हो गया, वो बता ही नहीं रहे क्या हुआ। तो ये मन में सारे ख्याल आने लगे, सब ठीक है नहीं है क्या है। और उसी दर्द वाले हाथ में और भूखे सूखे रूखे ही ये लोग वहाँ पहुँचे मुंबई, सीधा रुके होटल जाकर। जैसे ही ये लोग होटल में गए, कमरे के अंदर गए, इनकी सासू माँ ने हाथ खींचकर इन दोनों को अंदर किया एंड लॉक कर दिया, रूम लॉक किया। अभी ये डर गए थे कि होगा क्या, रूम क्यों लॉक कर दिया है, मारेंगे क्या करेंगे इन्हें। इन्हें तो अपना ही डर लगा हुआ था। और इनकी वाइफ, जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ये इस तरह भी ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं, इन्होंने समझा दिया था कि मेरे पति से कुछ मत करना, कुछ मत कहना। और इनके माँ बाप जो इनकी पूरी पूरी बात मानते हैं। तो आज ये लोग को क्या हो गया है पता नहीं। तो उतनी देर में इनके पापा ने क्या किया कि कुछ नोटों की गड्डी निकाली, पैसों की, और अपनी बेटी के मुंह पर मार दिए। इन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। इनकी बेटी को तो गुस्सा आया कि ये आपने क्या किया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की। तब इनके फादर इन लॉ ने कहानी सुनाना शुरू किया कि हुआ क्या और हुआ क्यों। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इनके फादर इन लॉ ने तब कहा कि तुम आज तक हमारे दामाद पर झूठे इल्ज़ाम लगा रही थी, तुम किसी चीज़ के लायक हो ही नहीं। और फिर इनके दामाद के सामने इनके फादर इन लॉ ने कहानी, इन्हें पूरी वो सच्चाई बताई कि ये पैसे कहाँ से आए। ये पैसे इस होटल के उस मैनेजर ने इन्हें लाकर दी। इनकी बेटी ने जो उनके साथ कई रातें वीडियो कॉल्स करे हैं, वो उनके जैसे भी चैटिंग करना चाहते थे उस तरह से चैटिंग करा है। और जो भी चीज़ वो चाहते थे इन्होंने जो करा है इनकी बेटी ने, उसका ये पेमेंट देने आए थे। और साथ में एक्स्ट्रा पेमेंट इस बात का कि अब जब वो यहाँ फिज़िकली प्रेजेंट है तो 2 दिन जो है वो मैनेजर जो है वो जहाँ चाहे इनकी बेटी को बस ले जाए, जस्ट फॉर 2 more days। और किसी अमीर ख़ानदान के किसी अमीर इंसान के साथ शायद ले जाए, जिससे उन्हें भी इनकम अच्छी मिलेगी, इन्हें भी इनकम अच्छी मिलेगी। कुछ एडवांस पेमेंट किया था। इनके फादर ने कुछ नहीं कहा उससे। मैनेजर से लड़ाई करना उन्होंने उचित समझा नहीं था, क्योंकि अब उन्हें अपनी बेटी की सारी सच्चाई समझ में आ रही थी। और जैसे ही उन्होंने ये स्टोरी सुनाई ना, तो ये जो इनके हस्बैंड को, जिनको डाउट था और पर ये नहीं पता था कि किस किस लोगों के साथ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उन्होंने ना हाथ उठाया, मारा एक थप्पड़, ज़ोर का एक थप्पड़ मारा अपनी पत्नी को। और वो रोते रोते इनके पाँव पर गिर गई और इनसे ज़ोर से लिपट गई। एंड पता है किस हाथ से थप्पड़ मारा? राइट हैंड से थप्पड़ मारा। और अब थप्पड़ मारते ही इनके हाथ का वो पेन ख़त्म हो गया। ऐसा लगा सब निकल गया, बहुत बड़ा बोझ था जो निकल गया। हाथ काम करना शुरू कर दिया थप्पड़ मारते ही, एक थप्पड़ लगाते ही। फिर इनकी वाइफ बहुत ज़्यादा रोने लगी। उसके बाद ये सब आमने सामने बैठे, कम्युनिकेशन होना शुरू हुआ। तो फिर ये पता चला कि इनकी वाइफ जो है उन्हें अपने काम में मन नहीं लगता, जिससे तिससे जो तो करके बस ऐसे ही वो अपने आप को एंटरटेन कर रही थी और ऐसे ही वो पैसे कमा रही थी। और उनकी वाइफ, उनके फादर इन लॉ ने कहा कि बेशक शादी के पहले तुम्हारे बॉयफ्रेंड थे, पर जब शादी के बाद तुम्हें अच्छा इंसान मिला, सुधरने का एक मौका मिला, तुम तब भी नहीं सुधरी। पहले हमने तुम्हारी गलती में तुम्हारा साथ दिया था, पर अगर हमने पहले ही तुम्हें थप्पड़ लगा दिया होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कि कोई तुम्हारा सौदा करने मेरे पास आया है। एंड वो मैनेजर भी स्मार्ट था, 1 to 1 डायरेक्टली आकर नहीं बोला था। कई तरह से चीज़ें हुई थी, जिसके बाद इनकी वाइफ बहुत ज़्यादा रोने लगी। आज पता है चक्री कैसे घूमी थी? आज ये अकेले हो गई थी। इनके माता पिता, पति, सास ससुर कोई इनके साथ नहीं, सास ससुर को ये कहानी नहीं बताई गई थी। आज ये अकेले हो गई थी। और अकेले तो हो ही गई थी, इनकी वो दोस्त जो इनके पैसों पर
फॉरेन ट्रिप्स करने जाती थी, वो भी अब इनसे अलग हो गई। इनके फादर ने उन्हें भी बहुत डांटा, अगर तुम्हें पता था तुम्हें बताना चाहिए था, कभी तो अपनी दोस्त को सुधारती, ऐसे तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उन्हें बहुत पछतावा था जो व्यवहार उन्होंने अपने दामाद के साथ करा था। उन्होंने माफ़ी भी मांगी। आज ऐसा लग रहा था कि ये वक्त जो है बस घूम गया है। जो चीज़ें इनके साथ 2 साल में हुई, आज वो चीज़ें इनकी वाइफ के साथ हो रही है। एंड आज एवरीथिंग वाज ऑन हिम। अगर आज ये डिवोर्स लेना चाहते तो हर कोई इन्हें सपोर्ट करता, ये कुछ नहीं कर पाती। इन्हें डिवोर्स देना पड़ जाता। आज ये अकेले हो चुकी थी, ना माँ पिता, ना दोस्त, और ना वो लोग जिनके साथ इन्होंने इतनी चैटिंग करी थी, जिनके सारे सब कुछ करे। आज वो लोग भी नहीं, कोई खड़ा नहीं, अकेले थी, पर माफ़ी मांग रही थी। अब यहाँ इनके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, वो डॉक्टर आ चुके थे। इनके फ्रेंड ने फ़ोन किया कि भाई डॉक्टर आ चुके हैं, बी देयर ऑन टाइम। पर अब जाए तो जाए क्या, करे तो करे क्या। हाथ तो ठीक है, पहले की तरह ही ठीक है। तो फिर ये डॉक्टर के पास नहीं गए। इन्होंने अब तक अपनी पत्नी से कोई बात नहीं किया, वो बहुत माफ़ी मांग रही थी। इन्होंने कुछ नहीं बोला और इनके सास ससुर वहाँ से वापस अपने घर चले गए और उन्होंने कहा कि दामाद जी आप जो डिसीजन लेंगे हम आपके साथ हैं, हम एक्सेप्ट करेंगे उसे। सबको अब बर्बादी ही नज़र आ रहा था। रिश्ते में कुछ बचा नहीं था, विश्वास थी नहीं, कुछ था नहीं। फिर ये लोग वापस गए। वापस जिस दिन ससुराल आई और आज पहली बार इनकी पत्नी जो है अपनेपन से ससुराल आई थी, पर इनके पति के आंखों में वो अपनापन था ही नहीं। रात को जब ये लोग सोए तब जाकर इनके पति को बाबा जी ने ये समझाया कि वो जो तुम्हारे हाथ जो थप्पड़ पड़ने के बाद ठीक हुए हैं ना, तो तुम जो कदम उठा रहे थे वो गलत था। जो किसी और का कर्म था वो तुम अपने ऊपर ले रहे थे, गलती तुम्हारी नहीं थी, इसलिए तुम्हारे हाथ को मैंने ख़राब कर दिया था। और वो थप्पड़ वही उसकी सज़ा थी। उस लड़की को उसकी सज़ा मिल चुकी है, इतने गहराइयों तक मिल चुकी है। कुछ चीज़ें तुम नहीं जानते हो और जानने की ज़रूरत भी नहीं है। वो अकेली है, वो टूट चुकी है। उसने जो जो तुम्हारे साथ किया है उसे उसके सारे कर्मों की सज़ा मिल चुकी है। बस आज के बाद कभी भी अपने आप को ख़त्म करने का मत सोचना। ये शिरडी दरबार तेरा है, तू हर साल मेरे पास आया कर। अगली सुबह जब ये उठे तो इन्होंने अपनी पत्नी को माफ़ किया। उनके वो सिम, वो नंबर, वो आइडेंटिटी सब हटवाए, सब डिलीट करवाया, विथ अ प्रॉमिस कि आज से वो एक नई ज़िंदगी जिएंगे, नए सिरे से जिएंगे। ना अब पुरानी बातें दोहराई जाएंगी, ना अब कोई भी पुरानी चीज़ में वापस इंडल्ज होना है। इसके बाद वो वापस उस देश में भी नहीं गए जहाँ गड़बड़ हो रहा था। ये लोग ऑलवेज़ एंड फॉर ऑलवेज़ फिर इंडिया में ही रह गए। इनकी वाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन उस मोमेंट हुआ था जिस मोमेंट उनके हस्बैंड का हाथ चलना बंद हो गया था। वहाँ से उन्हें कुछ तो हुआ, कुछ तो ऐसा एहसास हुआ, ऐसा लगा कोई अपना इनसे दूर जा रहा है। बाबा ने बाद में उन्हें ये भी समझाया कि ये भी मेरी ही बेटी थी, आज भी मेरी बेटी है, बस बहुत गलत रास्ते पर चली गई थी, इसे इसकी सज़ा मिली है। और जो थप्पड़ तूने दिया वो ज़रूरी था, वो थप्पड़ तूने नहीं दिया है, वो मैंने दिलवाया है। अब आगे तुम दोनों की ज़िंदगी सुखद होगी, बस मुझ पर विश्वास रखना। और इस तरह सारा गेम पलटा। बस बात ये है ना कि कभी कभी फेस बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल भरा। वहाँ अपनी सबूरी रखना पड़ता है, श्रद्धा रखना पड़ता है। बाद में इन्हें ये भी समझ में आया कि वो जो हाथ में दर्द हुए थे ना, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने गलत करने का सोचा था, अपने आप को ख़त्म करने का सोचा था, जो बहुत गलत बात थी।
तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाबा विल नेवर लाइक इट। अगर कोई क्विट करने का सोचे या कदम उठाए तो बाबा वो भी नहीं करने देंगे। और जो आपके साथ गलत कर रहा है ना, तो बाबा उसे भी माफ़ नहीं करेंगे। जो इंसान नॉर्मल था, पूजा पाठ नहीं करता था, आज ये वो इंसान है जो शेडी दौड़ते, जब मौका मिले तब बाबा के पास दौड़ते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ, दे हैव बिकम वेरी स्पिरिचुअल। एक बात और, किसी के पास्ट एक्टिविटीज़ या इंसिडेंट की वजह से उस पर हो सकता है आपको शक आए, और उस शक को मन ही मन रखिए, रखना वैलिड है, पर उसे अपने एक्शंस में मत दिखने दीजिएगा। क्या पता जिस इंसान को आप माफ़ नहीं कर रहे हो उसे साईं ने माफ़ कर दिया हो, और शायद वो इंसान सुधर गया हो। तो फिर से उसे उसका पास्ट याद नहीं दिलाना है। और जिसने गड़बड़ किया है भाई, तो निगरानी तो रखनी होगी। अगर आप शक रख रहे हो तो आपकी तरफ से भी गलत नहीं है, पर अपने एक्शन से उसे जताइएगा मत। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बाबा पर विश्वास रखिए, यकीन मानिए, सब ठीक होगा। जिसको जैसे धोखा देना है, जो करना है करे, पर जो बाबा के बच्चे हैं ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस यही कहूँगी। जय साईं राम।